नमस्ते और राधे राधे सभी को। तो जैसा मैंने बोला था कि टेक्निकल वाला भी जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर 2 होता है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम में, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज ही मैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ। और ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हाँ, कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो जीएस पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो मैंने सेपरेट वीडियो उसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं जाके। पूरा देखिएगा, आपको 30 से 35 मिनट में पूरे 125 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पेपर 2 होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, मतलब इंग्लिश में ही पूछा जाता है, ठीक है। जो कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस पेपर का नाम है। और 100 मार्क्स का पेपर है, हर क्वेश्चन के 0.8 मार्क्स है, नो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पे। 2 पार्ट में अपलोड करूँगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। पायरोलाइसिस होता है, आप देखना। और पायरोलाइसिस में जहाँ तक मुझे हिसाब से है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता शायद, विदाउट हाँ ऑक्सीजन के हम ये कंबसन चेम्बर होता है, तो उसको हम पायरोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक और रबर वेस्ट डिस्पोजल के लिए। और ये जितने भी, मैं फिर से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जितने भी सारे आंसर किए, फाइनल आंसर किए, मैं फाइनल आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, मैं वहाँ भी डाल दूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं भी है तो जो मैं भी बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की से है, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू C/N कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो अगर हम रखते हैं, जो हम रखते हैं, तो डिकम्पोजिशन के टाइम में जैसे आप कंपोस्ट कर रहे हैं कुछ भी है, तो आप C/N कितना रखेंगे, तो उसका एक लिमिट होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, A, C और D सही है, ठीक है, B इनकरेक्ट है, ठीक है ना। 30 to 50 जो होता है C/N रेशियो ऑप्टिमल होता है कंपोस्टिंग के लिए, जो मैंने अभी बताया। ये PYQ है ESC का। तो ये सारे फैक्ट और पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो B है, ठीक है। उसके बाद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड इज़ एज फॉलोज, रबिश, नाइट सॉइल, डिब्री और गार्बेज दिया हुआ। आपको ये पता पहले होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है क्या, वो क्या चीज़ है। तो इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड में सिर्फ 2 ही काउंट होते हैं। आप सॉलिड वेस्ट आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको आएगा कि अब ये 2 ही काउंट होते हैं, तो 40 + 25 आप करोगे तो आपको 65 आएगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन भी सही है और हाँ ऑप्शन भी ए है इसका, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस। अब आप ए बी पे मत करना, ठीक है। जो ऑफिशियल आंसर के मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप बोलोगे ऐसा हो सकता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ बी आंसर इज़ करेक्ट, ऑफिशियल आंसर की से। द टर्म रिफ्यूज़ जनरली डज नॉट इंक्लूड, इसका सही ऑप्शन सी है, एक्सक्रीटा। रिफ्यूज़ में ह्यूमन एक्सक्रीटा शामिल नहीं होता है। रिफ्यूज़ होता क्या है, ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक मटेरियल दोनों होता है, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ग्लास हो गया, है ना, और फर्नीचर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, बैटरीज हो गई, तो ये सारे रिफ्यूज़ में आते हैं, इसमें एक्सक्रीटा नहीं आता है। देखिए ए और डी ऑप्शन है ना, नॉन पिट्रेसेबल सॉलिड और पिट्रेसेबल सॉलिड। पिट्रेसेबल मतलब होता है सड़ने वाला, तो ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो नॉन पिट्रेसेबल जो ना सड़ने वाला हो, और डी जो सड़ने वाला हो, इसमें दोनों आता है, ठीक है। और एसेस भी हैं, तो हाँ नॉन डिकम्पोजिबल एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, इसमें बस एक्सक्रीटा नहीं आता रिफ्यूज़ में। बाकी देखो मैं जो बोल रहा हूँ, आप इसका डेंसिटी वगैरह भी चेक करोगे जब प्रॉपर आप पढ़ोगे तो डेंसिटी जब देखोगे, तो मैंने अभी मैं रबिश अभी इसका आंसर बोला था मैंने, क्वेश्चन 3 में मैंने रबिश का जिक्र किया था ना। तो रबिश की डेंसिटी 52 300 kg/m³ होती है। ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जब देखोगे नोट्स बनाओगे तो उसमें आप ये सब इंक्लूड करोगे अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी रिसाइकिल मल्टीपल टाइम्स, एल्यूमिनियम, ठीक है। बहुत लोगों ने प्लास्टिक लगाया था, 6 का सी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 का सी लगाया हुआ था और वो उस पर एकदम इतना क्लेम मारा था भाई लोगों ने। तो अब मैंने किया हुआ था तो मुझे पता था कि चलो एल्यूमिनियम ऑप्शन में था, मैंने क्वेश्चन किया हुआ, टिक मार दिया। प्लास्टिक
को बार बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप सही से पढ़ोगे तो क्या रिसाइकिल मल्टीपल टाइम्स। प्लास्टिक को आप मल्टीपल टाइम्स सेम काम के लिए रीयूज़ नहीं कर सकते हो 5 बार 6 बार, लेकिन एल्यूमिनियम को कर सकते हो। ठीक है, आप इसका डिफरेंस पढ़ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, प्लास्टिक की भी लिमिट है, लेकिन एल्यूमिनियम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखो डैश इज़ द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, श्रेडिंग बोलते हैं। ए और बी में फंस रहे थे, पल्वराइजेशन में ग्राइंडिंग भी होती है। ठीक है, देखो ये जो ऑप्शन बी है ना, बहुत लोगों ने मारा ऑप्शन बी, फिर इस पर क्लेम करने लग गए, लेकिन देखो जो सही सही होता है। ठीक है, श्रेडिंग इज़ द कटिंग एंड टीयरिंग, राइट। और जो पल्वराइजेशन है उसमें ग्राइंडिंग का एक टर्म आ जाता है, ग्राइंडिंग जैसे मिक्सर ग्राइंडर हमारा होता है तो उसमें ग्राइंडिंग का टर्म आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी वही, डैश इज़ द क्रशिंग। देखो ग्राइंडिंग आ गया ना, ग्राइंडिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉइल, तो ग्राइंडिंग है तो पल्वराइजेशन आ जाएगा आपका। अब देखो द WHO हैज़ क्लासीफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू व्हिच कैटेगरीज। तो इन सारे कैटेगरीज में देखो कोई भी नहीं था, कमीशन ने क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट कर दिया था, जो आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिलीटेड बाय कमीशन। एक्चुअल में WHO ने 8 कैटेगरीज होती है WHO की। ठीक है, द पर्पस ऑफ हीटिंग ए सॉलिड वेस्ट एंड स्प्लिटिंग इट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड व्हाट। तो देखो इसका भी आंसर उन्होंने पायरोलाइसिस भी दिया हुआ है। बहुत लोगों ने थर्मल क्रैकिंग और कंडेंसेशन के लिए, गैसिफिकेशन के लिए मारा था, इंसिनरेशन के लिए मारा था, लेकिन वो की में जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 का डी है, पायरोलाइसिस आंसर है। थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन वैसे पायरोलाइसिस में होता है। ठीक है, जब मैंने थोड़ा डीप पढ़ा था तो इसमें होता है, तो वो लोग गलत नहीं देंगे, इतना तो मान के चलना है। Which of the following correctly describes biomagnification? Concentration of toxic material in the food chain। देखो जितने भी सिविल के स्टूडेंट होंगे ना, उनको अभी बहुत हवा लग रहा होगा कि ये सब क्या पूछ दिया, इतना इजी है। मतलब सारा क्वेश्चन नहीं है उतना आसान, लेकिन हाँ आपको अभी तक लग रहा हो कि यार ये सब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सही बात है, इसीलिए इसमें सिविल एलिजिबल है। तो अब देखो ये आप बोल रहे थे बायोमैग्निफिकेशन, इन्वायरमेंट जो आप पढ़ोगे तो उसमें आता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जब आप पढ़ोगे तो उसमें आता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है ना कि एक बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि कोई पशु है या कोई जीव है, जैसे नॉन वेजिटेरियंस है, तो आप जितना शॉर्ट लिव्ड एनिमल खाते हैं उतना कम बायो कंसनट्रेशन आपकी बॉडी में होता है, और जितना लॉन्ग लिव्ड एनिमल खाते हैं उतना ज़्यादा होता है। ये मुझे एग्जांपल सर ने दिया था मेरे, कि मान लो कि किसी जैसे फ़िश हो गया या कोई बहुत कम लाइफ है, तो उसने जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ साइकिल में खाई हैं, ठीक है, टॉक्सिक चीज़ें भी खाई होगी, तो वो क्या होता है उसकी बॉडी में वो एक कंसनट्रेशन, उनकी टिश्यूज़ में वो टॉक्सिक कंसनट्रेशन होकर जमा होते जाता है। ठीक है ना, और जब आप उसको खाते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में जमा होते जा रहा है एक से दूसरे पे। और यही रीजन था, बायोमैग्निफिकेशन ही रीजन था, जहाँ तक मुझे लगता है। जो वल्चर्स है ना, उनके जो वल्चर्स जो गिद्ध या गरुड़ बोलते गिद्ध होते हैं, उनकी जो आबादी कम होती जा रही थी। तो आजकल क्या होता है कि जो भी उनका, तो आपको पता ही है वल्चर्स का खाना क्या था, तो जो भी पशु हैं जो भी हैं उनमें इतने केमिकल्स, जैसे गाय है तो दूध देने के लिए पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लगाते थे कि ज़्यादा दूध दे। तो जब ऐसे जानवर मरते थे तो उनकी बॉडी में वो टॉक्सिन रहता था, और वो टॉक्सिन वो खाते थे गरुड़, और जो भी वो वल्चर जो हमारे देश में कम होते जा रहे हैं, बहुत कम प्रजाति है बची हुई हैं, तो वो उनको खाते थे, तो उनकी बॉडी में जाता था, तो उनका जो एग होता था वो मतलब मेच्योर होने से पहले ही रप्चर हो जाता था। ठीक है ना, तो देखो इससे कहाँ कहाँ सवाल में कहाँ कहाँ जा रहा है सारी चीज़ें, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो तो हाँ, इसका आंसर जो हो गया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द फूड चेन, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, डेवलपिंग कंट्रीज हैव पर कैपिटा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट देन एज। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो गया, सबको लगा कि डेवलपिंग और डेवलप्ड में भाई कचरा कौन ज़्यादा निकाल रहा है। तो जहाँ तक मेरा ये था कि यार डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो ING लगा, जैसे इंडिया हम डेवलपिंग है, हमारे पास उतना मतलब व्यवस्थित स्टोरेज नहीं है, हमारे पास इतना व्यवस्थित चीज़ें नहीं कि हम तुरंत रिसाइकिल कर सकें। ऑब्वियसली बात है, इंडिया में उतना रिसाइकिल कैपेसिटी है भी नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब आप और हमें लगा कि जो डेवलप्ड जैसे US हैं, तो वहाँ भी जो भी वेस्ट जनरेशन हो रहा होगा तो तुरंत रिसाइकिल हो जा रहा होगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है ना, तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऑलरेडी, हाँ डेवलपिंग कंट्री है, तो उनमें क्या है ना कि हमारे पास इतने साधन नहीं है। ठीक है,
हमारे पास साधन अगर कम है तो हमारा वेस्ट जनरेशन भी तो कम होगा। अगर हम लोगों को सारी सहूलियत दे देंगे तो वो लोग वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। ये सेम वही चीज़ है कि एक हमारे सिविल में कॉन्सेप्ट है पानी का कॉन्टीन्यूस एंड इंटरमिटेंट फ्लो का, है ना, कि कंटिन्यूस सप्लाई अगर कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे आप कितना भी कर लो, आपके 24 घंटे घर में पानी आ रहा है तो आप वेस्ट पानी करोगे ही, ठीक है ना। लेकिन वही पानी अगर इंटरमिटेंट आ रहा है, आपको बोला जाए कि 8 से 10 के बीच में पानी आएगा दिन में और रात में 9 से 10, 8 से 10 के बीच में पानी आएगा, फिक्स होगी दो कि दिन 4 घंटे ही पानी आएगा, तो उसमें क्या होगा, बेशक उसमें हाँ लॉसेस वगैरह होंगे, लेकिन क्या होगा, कम से कम लोग यूज़ तो करना सीखेंगे, पानी का वेस्ट कम होगा उससे, एक ये चीज़ होती है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ। तो आप सोच के देखेंगे तो इसका आंसर है लेसर ए, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हो रहे हैं ING, जैसे हम लोग हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, हैव लेसर पर कैपिटा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेशन एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया हो तो गूगल बाबा ओपन है आपके लिए। लेफ्ट एवर फूड आइटम्स रिक्वायर कितना टाइम, 1 to 2 वीक्स टू डिसइंटीग्रेट, 1 से 2 टाइम लगता है लेफ्ट ओवर फूड को डिसइंटीग्रेट होने में। स्टैंडर्ड BOD इज़ मेजर्ड, बहुत सामान क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5 days। लेकिन अभी अभी नया कोडल प्रोविज़न आया है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड BOD आप लिख लो, इसमें लिखा नहीं है, साइड में आप लिख लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 3 day, मतलब 27 डिग्री एट 3 days। ये भी नया कोड अपडेट हुआ है, तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है उसमें 27 डिग्री और 3 डे होगा तो आपको वही लगाना है। तो मुझे नहीं लगता इतना अपडेट होंगे लोग, हाँ, लेकिन जिन्होंने देखा होगा तो अभी जो नया अपडेट है वो 27 डिग्री 3 days है, तो ये फ़िलहाल तो ये बी ऑप्शन है, लेकिन अपडेट हो गया है, याद रखना, स्टैंडर्ड BOD अपडेट हो गया है 27 डिग्री एट 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज गिवन है व्हाट। मैंने थॉट गॉड वॉट ऐसे करके याद किया हुआ था, बट जरूरी नहीं है, ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन है उसका, ऐसा नहीं है, अगर मैं 125 क्वेश्चन का ये ऐसा क्यों होता है कि TOD ज़्यादा है फिर COD है देन BOD है, ठीक है ना। मैं अगर सबका ऐसे एक्सप्लेनेशन करने लग गया तो फिर होगी 5 घंटे की वीडियो, ठीक है। तो मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही जाएगा, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक्स है। सेप्टिक टैंक क्या है, दोनों है, ये भी PYQ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक्स, ठीक है, दोनों होते हैं इसमें। और सेप्टिक टैंक के सारे आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होता है, डेप्थ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, कितने टाइप के टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, ऐसा सारा कुछ। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, आंसर डी है, परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। mg/ml इसका शायद होता है यूनिट, ये सब आपको ध्यान रखना है। और SBI से अभी आपको ये इसका डेफिनेशन पूछ लिया, तो SBI का हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले, जो कि बहुत ही आसान होता है। आपको डेटा दिया रहेगा 3 डेटा, बस वही लगाना है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, मीथेन, सबको पता है, CH4। 19 क्वेश्चन में क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंटर्स ए स्ट्रीम हैविंग BOD कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर एंड flow of 20 meter cube per second. If the flow of wastewater is 1.5 meter cube per second and its BOD concentration is 250 milligram per liter, then the BOD concentration in the stream at a point downstream of the point of confluence of wastewater with the stream will be what, 26.74 मिलीग्राम पर लीटर। इसका सॉल्यूशन कैसे बताना है मैं बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन कर लेना। C1Q1 प्लस C2Q2 बाई Q1 प्लस Q2, जो मिक्स वाला जो हम लोग बनाते थे, स्ट्रीम वाला, BOD स्ट्रीम वाला जो हम लोग बनाते थे, अगर आप याद करोगे वही फार्मूला है, Q1Y1 प्लस Q2Y2 बाई Q1 प्लस Q2। मैं आपको डेटा ही बता देता हूँ, न्यूमरेटर में लिखना, ऊपर में न्यूमरेटर में लिखना 20 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 250, और डिनोमिनेटर में 20 प्लस 1.5, कैलकुलेट करोगे 26.74 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज आर व्हाट, सैफ्रोफाइटिक। अब मैं पैथोजेनिक लगा दिया था, लेकिन चलो सैफ्रोफाइटिक सही है इसका आंसर। द कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिग्रेड ड्यूरिंग कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर नोन एज वाटर, रिफ्रैक्टरीज। देखो रिफ्रैक्टरीज लो लिख दिया ना, अब रिफ्रैक्टरीज आप पढ़ना कि क्या होता है, एसिड रिफ्रैक्टरीज क्या होता है, बेसिक BMC में आपको, लेकिन अब पढ़ना ये क्या होता क्या है। द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग सीवेज इज व्हाट, टू रिमूव फ्लोटिंग सॉलिड। 22 का देखो कितना है, मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें दे दिया कि भैया 22 का आंसर ए ही सही है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सेकेंड रिवाइज़ की से 2 बार इसका रिवाइज़ किया आया था, तो सेकेंड रिवाइज़ की से इसका आंसर हाँ ए दिया गया था,
पहले में डी था, फिर सेकंड रिवाइज आंसर की से इसका ए दिया गया था, फिर इसको ए को ही लास्ट में फाइनल मान के आगे बढ़ा गया था। अब पढ़ोगे तो लगेगा सारा कुछ है, लेकिन ए आंसर है और सही भी लग रहा है। बिफोर डिस्चार्जिंग द फाउल सीवेज इन द रिवर इट इज़ जनरली ट्रीटेड बाय व्हाट, ऑल ऑफ द अबव है यहाँ पे, ठीक है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, किचन, वॉशिंग प्लेसेस एंड वॉश बेसिन इज नोन एज सलेज। बाथरूम वेस्ट, देखो पता है सलेज कभी भी आएगा ना तो बाथरूम का जिक्र जरूर होगा, ठीक है ना, किचन वगैरह से जाता है तो सलेज बोलते हैं। रबिश और रिफ्यूज़ तो वैसे भी नहीं होता। ASP एरोबिक 26, मीडियम बार स्क्रीन का जो वो है 10 to 20 mm, ऑप्शन डी सही है। IS कोड देखो वहाँ लिखा हुआ है 63280 के हिसाब से 12 mm है, तो उसके बीच में आता है। अच्छा, ये कमीशन ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि IS 6280 के हिसाब से 12 mm है, तो वो कवर करता है ऑप्शन डी, इसीलिए ऑप्शन डी है। और क्लॉज का है 5.6.1.2 ये है। पिक द ऑड वन आउट, सेप्टिक टैंक ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि ग्रिड चैम्बर, प्री-एसटी और स्क्रीन चैम्बर ये आपके कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सेप्टिक टैंक बिल्कुल एक अलग ही चीज़ होगी। डिटेंशन टाइम वेरीज फ्रॉम ग्रिड चैम्बर, देखो एक्चुअल में और डिटेंशन टाइम जो ग्रिड चैम्बर का मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में देखा हुआ है 45 to 60 सेकेंड है, ठीक है। तो अब 60 सेकेंड अगर दिया हुआ है 45 to 60, तो 60 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना, 45 to 60 तो 60 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो 90 चला गया, फिर बी ऑप्शन भी नहीं होगा, और 45 to 60 है तो 45 से कम ही नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी चला गया 10 है, तो नन ऑफ द अबव आंसर दिया था। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है मुझे लग रहा है कि सब ने 100 जितने भी लोगों को आता भी होगा उन्होंने 28 का ए लगा दिया होगा, ठीक है। आंसर डी है 28 का। द इन्फ्लुएंट BOD ऑफ ए लोडेड ट्रिकलिंग फिल्टर इज 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड इन्फ्लुएंट BOD इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑब्वियसली बात है 90%, बनाया सही, फिल गलत किया। इन ASP कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बायोजॉर्प्शन, ठीक है, कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन पूछ रहा है। बैक्टीरियल अलगल सिम्बायोसिस इज ऑब्जर्व इन व्हाट, ऑक्सीडेशन पॉइंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया और अलगी का वो क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, भाईचारा होता है। आप पढ़ोगे कैसे होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ऑक्सीडेशन डिच इज एसेंशियली व्हाट, एक्सटेंडेड रेडिएशन प्रोसेस होता है। ये सारे क्लासिफिकेशन में कवर हो जाएंगे, जब आप पढ़ोगे ना तो क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। और ये EAC के PYQ करोगे तो मैं अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक EAC PYQ करने से ही सिर्फ क्वेश्चन कवर हो गए थे, ठीक है, अभी तक चलने दो पहले। DO डेफिसिट, एक्चुअल DO माइनस फाइनल DO, तो ये तो इसका ऑप्शन 33 का C है, 32 का D है। 34 देखो, ए रिएक्टर इन विच रैंडमली पैक्ड सॉलिड मीडियम प्रोवाइड द सरफेस एरिया ऑफ बायोफिल्म ग्रोथ, क्या ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। कंपोस्टिंग एंड लगोनिंग आर द मेथड्स ऑफ व्हाट, मेथड ऑफ व्हाट, सीवेज डिस्पोजल या स्लज डिस्पोजल, तो भैया कोई नहीं, ठीक है। ये 35 नंबर क्वेश्चन कमीशन ने डिलीट कर दिया था, उनको लगा कि भैया नहीं होगा। देखो कंपोस्टिंग जो होता है ना वो सॉलिड डिस्पोजल होता है, ठीक है, और लगूनिंग जो होता है वो ऑक्सीडेशन पॉइंट का एक वो है अलग से, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई सा नहीं होगा, हम ये क्वेश्चन है डिलीट कर रहे हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब देखो, द CETP ट्रीटिंग सीवेज जॉइंटली विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नोन एज कंबाइंड CETP, ये तो जनरल सवाल है। When the recirculation ratio is a higher at trickling filter is unity, then the recirculation factor is more than 1, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे से क्या है कि गलती हो गई थी, तो मैंने इसका लेस देन 1 किया था, बट आंसर इज़ मोर देन 1। देखो रिसर्कुलेशन रेशियो और रिसर्कुलेशन फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है, मैंने इसलिए कन्फ्यूजन में डाल के जा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि एक फार्मूला होता है उसमें R क्या होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होता है और रेशियो क्या होता है, कि इसमें हमें R की वैल्यू 0 डालनी है ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आप करोगे तब आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इसका आंसर C है। COD बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नॉन BOD और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों होता है COD में, ठीक है, तो इसीलिए नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन 38 का C है। 39 का दैट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फर्दर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका जो सही आंसर डीनाइट्रिफिकेशन था, भर के लोगों ने B क्लेम मारा था। 40 का इन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स व्हाट % ऑफ कॉरुगेटेड प्लास्टिक डिस्क आर सबमर्ज, तो 40% इसका आंसर था,
40% जो डिस्क होता है वो सबमर्ज होता है, 40%। ये वेग क्वेश्चन था, इतना नहीं किसी को मालूम होता, तो 40% आंसर है इसका। व्हाट परसेंट ऑफ सॉलिड डज वेस्ट वाटर कंटेंट? वेस्ट वाटर में जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0.1%। व्हाट इज आर द प्रोडक्ट गैस इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ UASB प्रोसेस? UASB का किसी को फुल फॉर्म पता है? अ फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट। ठीक है, ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पढ़ोगे तो पता लगेगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और CO2 होता है इसका बाई प्रोडक्ट। अब देखो अगर आपको ये पता होता कि ये एनारोबिक होता है, यानी कि अफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, एनारोबिक है तो एनारोबिक का प्रोडक्ट होता क्या है? मीथेन और CO2, बात खत्म। इन विच स्टेज ऑफ SBR इज एडिएशन परफॉर्म्ड? सेकेंड में एडिएशन सेकेंड में परफॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू MBBR? ठीक है, ये मल्टी पास प्रोसेस है, ये वेग क्वेश्चन था, आप इतना नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी आंसर B 44 का। द आयंस आर एब्जॉर्ब आफ्टर व्हाट? डीनाइट्रीफाइड, नहीं नाइट्रीफाइड आंसर है इसका। The ions are absorbed after nitrified by the biofilm in MBBR, 45 का। 46 MBBR was 45 का आंसर D था। MBBR was developed based on the activated sludge process and what? Biofilter process, 46 का C। When was the Water Prevention and Control of Pollution Act enacted by the Indian Parliament? 1974। टोटल 6 हैं, आपको 6 के 6 पढ़ने हैं। वाटर प्रिवेंशन हो गया, इन्वायरमेंट का भी हो गया, ट्रीज़ का भी कुछ रिलेटेड है, सब पढ़ने हैं। द फॉलोइंग 3 स्टेजेस आर नोन टू अकर इन द बायोलॉजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्लज डाइलेशन? फर्मेंटेशन, एसिड फर्मेंटेशन, अल्कलाइन फर्मेंटेशन, एसिड रिक्रिएशन। आपका ये जो सही होगा, सबसे जो पहले होता है वो एसिड फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन और रिग्रेशन होता, सॉरी, सबसे पहले होता है एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। थर्ड में उसका रिग्रेशन होता है, देन क्या होता है आपका? अल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो 132 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीडेशन रिच अलगी, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ASP रिएक्शन है, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है। चैनल ग्रेड चैम्बर है, प्रोपोर्शनल वियर, सूत्रवियर, ये सब का प्रोविज़न है, तो ये ठीक है। बी आंसर आपका, और 49 का बी आपका करेक्ट आंसर है, वो सही नहीं है। सीवेज सिकनेस क्या होता है? क्लॉगिंग कहीं आ रहा है क्या? द कंडीशन ऑफ लैंड व्हेन सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उससे क्या होगा? वाइट क्लॉग हो जाएंगे, ठीक है ना, लैंड के, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, लीचेट होगा, तो फिर वो सीवेज सिकनेस टर्म दिया जाएगा 50। तो 50 का सी है और 49 का बी है, ध्यान रखना। 51 इन ए हाई रेटेड ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग कैन बी रिजॉल्व बाय व्हाट? रेकिंग एंड क्लोरिनेशन। तो सब पढ़ना है आपको, ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ये कैसे कैसे होता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है फिल्टरिंग प्रोसेस का, ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेनली फोकस्ड ऑन व्हाट? ऑप्शन डी सही है इसका, केमिकल सोर्स एंड कंसंट्रेशन। द डिफरेंट वेज ए पर्सन कैन कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ हजार्डस केमिकल आर कॉल्ड? 53 का आंसर है एक्सपोजर पाथवेज, 53 का बी। When was the Hazardous Waste Management Act enacted in India? इसका आंसर 1989 है, ऑप्शन ए 55। Which of the following data is not required for hazard identification? इसका आंसर बी है, estimation of risk। What is the main purpose of, 56 पे चल रहे हैं, what is the main purpose of hazard identification? इसका आंसर डी है, to minimize the effect of a consequence, to minimize the effect of consequence। देखो मेन पर्पस हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का पूछ रहा है, ठीक है, मेन पर्पस। आपको लगेगा है तो सब कुछ, अब देखो सी तो हो नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस होने को आप रोक सकते हो, नॉट पॉसिबल। टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, पॉसिबल था, ठीक है, पॉसिबल था। देखो बी है ना, अब देखो अकॉर्डिंग टू की लिखा है ना, तो पहला की में बी ही आया था। फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल था, लेकिन इसमें क्या पूछा? मेन लगा दे, मेन पर्पस टू मिनिमाइज, किसी भी चीज़ के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमारा मेन पर्पस वही होता है। एज पर फाइनल आंसर की 56 का डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस हजार्डस वेस्ट? ठीक है, केमिकल एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑप्शन 57 का सी। द प्रोसेस यूज टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट बाई चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेज, व्हाट ऑक्सीडेशन प्रोसेस? ए आंसर सही है। Electroplating waste can be treated from what? Oxidation and reduction process. Which among the following is the commonest waste treated by reduction? ठीक है, क्रोमेट आंसर होगा इसका। Which treatment is better suitable for remediation of contaminated hazardous waste site?
इसका आंसर सी है, स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। अब मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लूँगा अप टू 125 जो है। और मैं ये बताना चाह रहा था, देखो यहाँ तक हटाओ पहले इसको, 53 भी हटा दो, सीवेज सिकनेस है ना ये 50 है ना, 51 भी ले लो, 52 ठीक है ना, 53 छोड़ दो, 50 तक ले लेते। ये 50 क्वेश्चन ESE के PYQ पढ़ने से, सॉल्व करने से 1995 से अभी तक का करोगे वो उससे हो जाएगा 50 क्वेश्चन। आप करके देख लो। और अभी जो आगे आने वाले मैंने उसकी बात नहीं करी है, देखो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ 60, अब नेक्स्ट में भैया मैं 60 के आगे डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, उसमें से कितने आते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक मुझे लग रहा है कि आप ESE के PYQ याद रखना, IAS मास्टर का PYQ उसको फॉलो करना, एज ए बुक पढ़ना। मुझे लग रहा है कितना ज़्यादा होगा, 70-80 पेज, 90 पेज के आसपास होगा वो, टोटल 100 पेज के आसपास। और तुरंत हो जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ही होंगे, फिर कुछ पेज में एक्सप्लेनेशन लिखे रहते हैं, तो आपका वो हो जाएगा। तो आप वो ज़रूर करना है PYQ, अगर आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा एक्टिव अप्रोच रखूँ तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, राधे राधे।